इधर एक तरफ लोग टीडीपी और जेडीयू को लेकर माथापच्ची कर रहे थे कि दोनों नीतीश बाबू और चंद्र बाबू किधर जाएंगे, लेकिन असली बाबू ने खेल कर दिया और इस बार खबर आ रही है कि चिराग पासवान खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक तो आपने यही देखा कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो बीजेपी से बहुत बड़ी बड़ी डिमांड करने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने दरअसल कहा है कि हर तीसरे सांसद पर, हर चौथे सांसद पर उन्हें एक मंत्री पद चाहिए और इस हिसाब से उनके 16 सांसद हैं, यानी 4 मंत्री पद वो मांग रहे हैं और इसके साथ साथ एक स्पीकर का पद मांग रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए हैं और वहां टीडीपी की सरकार बन गई है, तो उनकी डिमांड यह भी है कि आंध्र प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसके बाद जब वो सरकार बनाएंगे तो 4% मुस्लिम आरक्षण जो उनका पहले था वो दोबारा से मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो जारी रखना चाहते हैं। और बीजेपी ने इस पर हामी नहीं भरी है। बीजेपी का कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब क्या होगा, पहले तो इस पर बात करते हैं कि टीडीपी अगर बीजेपी के साथ जाती है तो क्या होगा, क्या स्थिति बनती है और क्या बीजेपी मतलब सरकार नहीं बना पाएगी टीडीपी के जाने के बाद। अभी देखिए कुल एनडीए का आंकड़ा जो आ रहा है वो 290 के आसपास का आ रहा है। 290 पूरा अगर एनडीए कुनबा आप जोड़ दें तो ये करीब 290 का आंकड़ा आ रहा है पूरा एनडीए को मिलाकर। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जो खेल हो रहा है वो टीडीपी की तरफ से हो रहा है। वो टीडीपी के 16 सांसद हैं और जेडीयू के आपने देखा 12 सांसद है। ये मिला दीजिए तो ये कुल हो जाते हैं 28 सांसद हो जाते हैं। अभी ये दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा, क्योंकि जब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हर 4 पर 1 मिलना चाहिए तो इस हिसाब से जेडीयू के पास भी 3 मंत्री पद जाएगा और टीडीपी के पास 4 मंत्री पद जाएगा। अब सोच कर देखिए तो ऐसी हालत में 5 सांसद तो चिराग पासवान के भी हैं, इनके पास भी 1 से 2 मंत्री पद जाएगा और ये मांग भी रहे हैं 2 मंत्री पद। सबको एक तो मंत्री पद मांग रहे हैं, ऊपर से सबको अपने हिसाब का मंत्री पद चाहिए, मतलब डिमांड अलग अलग है। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इन्हें वित्त चाहिए, मतलब कि जो अब तक निर्मला सीतारमण संभाल रही थी, ये कह रहे हैं कि इनको रक्षा भी दे दो, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री भी इनको चाहिए। ये कह रहे हैं कि विदेश भी इनको दे दो, जो कि अभी एस जयशंकर संभाल रहे थे। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू ये सब कुछ संभाल पाएंगे, विदेश, रक्षा या जो ये डिमांड कर रहे हैं ये सब कुछ संभाल पाएंगे। अब देखिए नरेंद्र मोदी के पास क्या संकट है और क्या नहीं है। अब यहां से क्या हो सकता है, मोदी के पास कौन से विकल्प हैं, इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आपको उस विकल्प पर बताएं उससे पहले चिराग पासवान के बारे में बता देते हैं। खबर यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अभी तक बन नहीं रही थी। अभी तक दोनों दूर दूर थे और चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान भी कह चुके हैं। पहले इनकी जब पार्टी टूटी उसके बाद भी इन्होंने मोदी पर भरोसा कायम रखा। अगर कोई दूसरा होता तो शायद उस समय मोदी जी का साथ छोड़ देता या मोदी जी के खिलाफ हो जाता। लेकिन जब इनकी पार्टी टूटी, पशुपति पारस जी के पास जब सब कुछ गया, तब भी चिराग पासवान साथी में खड़े थे। तब भी चिराग पासवान यही कह रहे थे कि मैं मोदी जी के साथ हूं, मैं, हमारे नेता मोदी जी हैं। अब खबर आ रही है कि 2 जो मिनिस्टर पद की मांग एलजेपी की तरफ से की जा रही है, मतलब एलजेपी रामविलास की तरफ से जो की जा रही है, वो दोनों सेंटर, मतलब जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, जो वो केंद्रीय मंत्री का होता है, वो इनको चाहिए। मतलब एमओएस नहीं चाहिए इनको, सीधे सीधे किसी बड़े विभाग का मंत्री पद चाहिए। तो ऐसी हालत में इनका कहना है कि हर पार्टियों के पास अपने विकल्प खुले हुए हैं। एलजेपी भी विचार करेगी कि अब उसको क्या करना। अभी तक ये एनडीए में है और समर्थन पत्र दे चुके हैं। अब देखिए सरकार, पहले खबर यह आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री 8 जून की जगह 9 जून को शपथ लेंगे। और जो खबर मतलब था कि आज मतलब 6 तारीख को प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो आज की जगह वो 7 तारीख हो गया, यानी कि 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये अचानक जो 24 घंटे का विलंब हुआ है या देरी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि मंत्री परिषद में जो बंटवारा होगा कुर्सियों का, जो विभागों का, वो कैसे बंटवारा होगा। चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी चाहती है कि वो कहीं जाए नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इतनी सारी शर्तें लेकर आ गए, जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 उनको मंत्री पद चाहिए, 4 उनके मिनिस्टर होने चाहिए और इसके साथ साथ वो 4% आरक्षण भी चाहते हैं आंध्र प्रदेश में, वो जारी रखना चाहते हैं और बीजेपी इसी के खिलाफ। अब चूंकि टीडीपी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ा है,
तो ऐसी हालत में यह मामला यहां पर फंस गया और देरी होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है। जेडीयू को, अगर आपको याद होगा, पिछली बार जेडीयू को एक सीट मिली थी मंत्रिपरिषद में, मतलब उस समय आरसीपी सिंह हुआ करते थे। बाद में आरसीपी सिंह चूंकि उस समय राज्यसभा सांसद थे, वो राज्यसभा सांसद का कार्यकाल उनका खत्म हुआ तो मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था और जेडीयू भी अलग हो गई थी। हालांकि उस समय आरसीपी सिंह बने रहे अपनी कुर्सी पर। अब दिक्कत यह हो गई है कि उस समय तो जेडीयू ने 2 मांगे थे, 1 मिला। इस वक्त जेडीयू के हिसाब से उसको 3 मंत्रिपरिषद मिलनी चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बाकी साथी भी, अब सिर्फ इन्हीं 3 पार्टियों को मिलकर नहीं पूरी बीजेपी बनी है, बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे दल है, कुल 25 के आसपास कहा जा रहा है कि 25 दल हैं और बाकी दलों के पास कुल 25 सीटें हैं। अगर आप देखेंगे तो जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं उनके पास कुल 25 सीटें हैं। तो अब ये भी पावरफुल हो गए हैं। इन 25 सीटों के साथ जो बाकी घटक दल है वो भी पावरफुल हो गए। तब अब वो क्या करेंगे? वो भी कल को सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब मोदी के पास मुश्किल यह है कि वो ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलकर सरकार चलाना चाहते हैं। मोदी जी ने जो 2 अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा नाम कमाया वो 2-3 मंत्रालयों से ही कमाया। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि होम मिनिस्ट्री, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन तीनों में मोदी सरकार की अपनी जबरदस्त पकड़ रही और इसी वजह से मोदी सरकार ने कई कठोर कड़े फैसले लिए, जैसे कि नोटबंदी का फैसला ले लिया बहुत आसानी से, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया, और डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ले लिया। जैसे कि आप देखिए होम मिनिस्ट्री थी तो फॉरेन आर्टिकल 370 हटाने का फैसला ले लिया नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो 4-5 जो मिनिस्ट्री हैं ये बड़े पावरफुल मिनिस्ट्री हैं और यही पावरफुल मिनिस्ट्री क्या चाहते हैं? चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि अब उनको मिल जाए, जो कि इतना आसान नहीं। तो अब खबर आ रही है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं, राजस्थान में नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल जीत कर आए हैं। आपको पता है कि वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल इस बार भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि उनकी नाराजगी थी कि ज्योति मिर्धा को क्यों लड़ाया गया, ज्योति मिर्धा को क्यों लेकर आई बीजेपी, इस बात पर वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी और हनुमान बेनीवाल के हमेशा खिलाफ लड़ती आई है। पहले कांग्रेस से लड़ी और उसके बाद अब बीजेपी में आकर वो लड़ने लगी। तो हनुमान बेनीवाल की ये भी नाराजगी, और चूंकि जब एक आरक्षण की बात उठी थी, जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब भी हनुमान बेनीवाल सरकार से, मोदी सरकार से नाराज हो गए थे। हनुमान बेनीवाल को यहां पर मनाना बीजेपी के लिए आसान होगा। बीजेपी अगर हनुमान बेनीवाल को मना लेती है तो इनके पास 1 सीट होगी। ये सीट वो बहुत आसानी से हनुमान बेनीवाल को का अगर समर्थन हासिल कर लेती है तो 272 से 273 हो सकती है। दिक्कत तब होगी जब नीतीश कुमार बगावत कर देंगे, और अगर इन दोनों के साथ साथ या टीडीपी और चिराग पासवान बगावत कर दे तब भी समस्या है, क्योंकि तब चिराग पासवान के पास 5 सांसद है, तब भी समस्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सारे घटक दलों के साथ मिलकर पहले वो ये तय करें कि कोई साथ छोड़कर नहीं जाएगा और सबकी रजामंदी होगी मंत्रिमंडल के बंटवारे पर। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष का मतलब स्पीकर पद भी चाहता है टीडीपी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी बीजेपी यही कह रही है कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि बीजेपी को क्या डर है, हमेशा जो तोड़फोड़ की राजनीति होती है उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और जब स्पीकर किसी दूसरी पार्टी का होगा तो शायद जो अमित शाह या नरेंद्र मोदी अभी तक करते आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पीकर का पद नहीं देने को तैयार है बीजेपी, और सारा जो झगड़ा है वो इसी बात पर अब बढ़ता चला जा रहा है कि आपको सारे पावरफुल मिनिस्ट्री भी दे दें, आपको स्पीकर का पद भी दे दे, तो बीजेपी के पास मतलब सिर्फ हाथी के दांत की तरह शक्तियां रह जाएंगी, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं। अब बीजेपी का अभी तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल को अगर आप ठीक से देखेंगे तो अभी तक क्या रवैया रहा है? सहयोगियों को वही सीटें मिलती हैं, जैसे कि रसायन मंत्रालय मिल गया, जैसे कि कृषि मंत्रालय मिल गया। आप देखिए जब भी पावरफुल मिनिस्ट्री की बात आती है तो सहयोगियों को ज्यादा एडजस्ट नहीं करती है बीजेपी। वहां पर छोटे छोटे मंत्रालयों में अभी तक वहां पर बिठाया जाता रहा है सहयोगियों को, लेकिन इस बार चूंकि अब कॉलिजन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो अब यहां पर बीजेपी के पास एकमात्र रास्ता है कि उसे समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री में समझौता करना पड़े, चाहे वो समझौता करना पड़े स्पीकर पद को लेकर। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को आप 3 मंत्री पद देंगे तो उनको भी 2 मंत्री पद चाहिए। वो इस बात पर अड़ गए हैं। चिराग पासवान, चूंकि चिराग और नीतीश की नहीं बनती तो नीतीश की वजह से चिराग पासवान
अब जिद पर अड़ गए। और जो उन्होंने समर्थन पत्र दिया, जो एनडीए की कल बैठक हुई थी, उसमें चिराग पासवान ने भी यही मुद्दा उठाया कि अगर 4 सांसदों पर 1 सीट मिल रही है, इस हिसाब से वो 2 सीटों की मांग करेंगे। उनको पता है कि बिहार में अभी वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, वो पावरफुल हो चुके हैं। और अगर चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान, नीतीश कुमार पलट सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं पलटेंगे। पर डिमांड उन्होंने जो रखी है उसने जरूर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब यहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी के लिए मैनेज करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। अब समस्या यह है कि खबर यह भी आ रही है कि चूंकि जेपी नड्डा की अगुवाई में यह सारा चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो जेपी नड्डा भी इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि जेपी नड्डा पर एक कार्रवाई हो रही है, कि एक्शन की तरह से देखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो खैर बीजेपी जानती है। पर अगर चिराग पासवान जिद पर अड़े रह गए तो गारंटीड है कि बीजेपी के लिए जो आसान इस वक्त सरकार बनाने की राह दिख रही है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो बीजेपी शायद उस मुश्किल को पार भी ना कर पाए। हालांकि इस वक्त इंडिया गठबंधन में भी अगर सारी सीटों को आप जोड़ दें तो इंडिया गठबंधन भी जो मैजिक फिगर है 272 का, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। 234 अभी आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के पास है। अभी 234 में अगर आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ देते हैं तो ये कुल मिलाकर 28 सीटें हो जाती हैं। और तब जाकर आप देखेंगे 262 सीटों तक ही पहुंचते हैं। अगर चिराग पासवान को भी आप जोड़ देंगे तो ये कुल मिलाकर 267 सीटें ही होती हैं। ऐसी स्थिति में भी यहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है, मतलब एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। इंडिया के लिए संभावना अभी कम है और इंडिया गठबंधन ने वैसे ही साफ कर दिया कि सरकार बनाने का दावा अभी वो पेश नहीं करने जा रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए जहां रास्ता आसान नहीं है, वहीं एनडीए के लिए मुश्किल यह है कि वो सहयोगियों को मनाकर सरकार बना ले। अगर दोनों तरफ मान लीजिए जिद होता है, दोनों तरफ के लोग जिद पर अड़े रह जाते हैं, अच्छा इसमें अगर आप पप्पू यादव को भी जोड़ दें और हनुमान बेनीवाल को भी जोड़ दें तब भी ये 269 तक पहुंचता है। लेकिन तब भी ये आंकड़ा मैजिक फिगर से अभी 3 कम है, तो इंडिया गठबंधन के लिए तो वैसे ही बहुत मुसीबत है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है चिराग पासवान को वो मना कर रखे और नीतीश कुमार को मना कर रखे। अगर चंद्रबाबू नायडू जिद पर भी अड़े रहते हैं, अगर मान लीजिए वो जिद नहीं भी छोड़ते हैं, तब भी जाकर सरकार आसानी से बन जाएगी, ये इस वक्त मानना है।